हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारी कहानी इस शादी को क्या नाम दूँ का भाग नंबर 23 है। पीछे के सभी भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। विक्रम विजय के सामने अपना सर झुकाकर बोलता है, सर मैडम की फैमिली आई है और वो इनसे मिलना चाहती है। रचना विक्रम की बात सुनकर उठते हुए बोलती है, क्या माँ आई है? मैं अभी जा रही हूँ माँ से मिलने। इतना बोलकर वो जैसे ही जाने लगती है तभी विजय उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लेता है। रचना सीधा उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। विजय उसके कमर को पकड़ते हुए बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? रचना विक्रम की तरफ देखने लगती है। उसे बहुत शर्म आ रहा था क्योंकि विक्रम अभी भी वहीं खड़ा था और विजय ने रचना को इस तरह से अपनी गोद में जो बैठा लिया था। पर विक्रम अपना सर झुकाकर अपनी नजरें नीचे करके खड़ा था, क्योंकि अगर वो एक बार भी नजर उठाकर रचना की तरफ देखता तो विजय उसकी आंखें निकाल लेता। इसीलिए विक्रम की हिम्मत नहीं थी कि वो नजर उठाकर रचना और विजय को देख सके। रचना धीरे से विजय को बोलती है, छोड़िए मुझे, आपको दिख नहीं रहा है कि आपका आदमी भी यहीं खड़ा है और आप ऐसे इनके सामने ही मुझे कैसे अपनी गोद में बैठा सकते हैं? थोड़ा तो शर्म कीजिए, आप ना बहुत बेशर्म है। विजय रचना की बात सुनकर विक्रम की तरफ देखता है, जो अपनी नजरें झुकाए खड़ा था। वो फिर रचना से बोलता है, इसकी हिम्मत नहीं है जो ये हमें देखे, क्योंकि अगर इसने ये गलती की तो इसे इसकी बहुत ही बुरी और दर्दनाक सजा मिलेगी। और ये बात ये भी जानता है तो तुम ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। अगर सोचना ही है तो सिर्फ मेरे बारे में सोचो, समझी? फिर विक्रम की तरफ देखकर बोलता है, तुम जाओ यहाँ से, उनको बोलो वेट करे, मैं रचना को लेकर अभी आता हूँ। विक्रम अपना सर हल्का हिलाकर वहाँ से चला जाता है। रचना कुछ मिनटों के बाद विजय की गोद से खड़ी हो जाती है। विजय भी खड़ा होकर उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेता है और फिर उसे हॉल में ले आता है। हॉल के सोफे पर देवकी जी, निशांत और नीलम बैठे हुए थे। वो तीनों विजय का मेंशन देख रहे थे। विजय का मेंशन बहुत ही बड़ा और शानदार था। वहाँ की हर एक चीज बहुत ही महंगी और विदेश से मंगाई हुई थी। नीलम का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। इतना बड़ा मेंशन और इतनी सारी चीजें देखकर। वही नौकर भी बड़े ही सलीके से अपना काम कर रहे थे। कोई भी नौकर आवाज नहीं कर रहा था। ये सब निशांत और नीलम बड़े ध्यान से देख रहे थे। वही उनके सामने टेबल पर खाने की अलग अलग डिशेज रखी हुई थी और पीने के लिए कई सारे जूस के गिलास रखे थे, जो शायद ही उन्होंने कभी देखा था। नीलम तो अब तक सारी खाने की चीजें टेस्ट कर चुकी थी और उसे बहुत ही पसंद आया था। नीलम एक और खाने की प्लेट उठाकर उसमें से जैसे ही खाना अपने मुंह में डालने जाती है तभी देवकी जी उसे गुस्से में बोलती है, नीलम, पिछले 10 मिनट से तुम हर एक चीज खा रही हो। भूलो मत कि हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं। नीलम देवकी जी की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोलती है, माँ, ये सारी चीजें इतनी टेस्टी है, ऐसा खाना तो मैंने जिंदगी में पहली बार खाया है। और ये मेंशन, ये भी कितना बड़ा और खूबसूरत है। काश कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकती। ये तो मेरा सपना है माँ, ऐसे बड़े से मेंशन में रहने का, जहाँ इतने सारे नौकर हो और कोई काम ना करना पड़े। बस दिन भर आराम से बिस्तर पर पड़े रहो और नौकरों को आवाज लगाते रहो। फिर एक नौकर आकर पैर दबाएगा तो दूसरा नौकर खाना बनाएगा। रचना की लाइफ तो पूरी तरह से चेंज हो गई है माँ। वो कितनी लकी है ना कि उसे विजय प्रताप सिंह जैसा हस्बैंड मिला। उसका पति कितना अमीर है, पूरी दुनिया उसके पति को जानती है और सब उसके पति से डरते भी है। उसके एक ऑर्डर पर उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया और वो मॉल जहां मैं और रचना शॉपिंग करने गए थे, वो कितना महंगा मॉल था, पर विजय जी का कार्ड देखते ही उस मॉल के मैनेजर ने हमसे बिल ही नहीं लिया और यहाँ तक कि हमें बाहर छोड़ने भी आया था।
यह होता है रोब अमीर लोगों का, इनकी तो बात ही अलग है। ये सब बोलकर वो जैसे ही देवकी जी की तरफ देखती है तभी वो घबरा जाती है, क्योंकि देवकी जी उसे बहुत ही बुरी तरह गुस्से में घूर रही थी। नीलम देवकी जी की गुस्से भरी नजरों को देखकर तुरंत अपना सर झुका लेती है। तभी उन सबके कानों में जूतों की आवाज सुनाई पड़ती है। सभी आवाज की दिशा की तरफ देखते हैं। सामने से विजय और रचना चलते हुए आ रहे थे। नीलम रचना के कपड़ों की तरफ देखती है, जो काफी स्टाइलिश और महंगा लग रहा था। उसमें बना डिजाइन देखकर तो नीलम का भी मन कर रहा था उन कपड़ों को पहनने का। वो रचना के पास जाकर उसके कपड़ों को ऊपर से नीचे देखते हुए बोलती है, रचना, तेरे कपड़े तो बहुत ही खूबसूरत है। तूने ये कब खरीदे? क्या विजय जी ने तुझे गिफ्ट दिया है? तू मुझे भी देगी क्या पहनने के लिए? कितने की है? रचना नीलम का इतना सवाल सुनकर उसे देखने लगती है। तभी विजय नीलम से बोलता है, 5 लाख के हैं, और अगर आपको पसंद है तो आप इन कपड़ों को अपने पास रख सकती है, क्योंकि मेरी पत्नी जो कपड़े एक बार पहन लेती है तो दोबारा उन कपड़ों को पहनने की इसे इजाज़त नहीं है। बाद में वो कपड़े मैं दान कर देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। नीलम विजय की बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या कहा? 5 लाख? और रचना उन कपड़ों को एक बार पहन लेगी तो दोबारा नहीं पहन सकती। फिर तो ये कपड़े आप मुझे ही दे दीजिए विजय जी, और आपका ये मेंशन भी। विजय उसके मुंह से यह सुनकर उसे बुरी तरह घूरकर देखने लगता है। नीलम जब विजय की नज़रों को देखती है तो घबरा जाती है। तभी देवकी जी गुस्से में नीलम से बोलती है, नीलम, तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? ये तू क्या बोल रही है? तुझे ये मेंशन चाहिए? निशांत भी गुस्से में नीलम से बोलता है, तुम्हारा लालच कभी कम नहीं होता है ना? जितना तुम्हारे लिए मैं करता हूँ उतना तुम्हें क्या कम पड़ता है? नीलम बोली, आप करते ही क्या है? निशांत उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम हमारे कमरे को नए डिजाइन से रेनोवेट करना चाहती थी तो मैंने करवाया ना, पैसे खर्च किए ना मैंने, जबकि हमारा नया घर बना था। उसके बाद तुम्हारा पूरा अलमारी कपड़ों से भरा पड़ा है, पर तुम्हें वो सब नहीं दिखता है क्या? तुम जो भी मुझसे मांगती हो मैं तुरंत तुम्हारे लिए ले आता हूँ, पर आज तो तुमने हद ही पार कर दी। घर चलो तुम। इतना बोलकर निशांत गुस्से में नीलम का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी विजय की आवाज़ आती है, रुक जाओ। निशांत विजय की आवाज़ सुनकर रुक जाता है और पलटकर उसकी तरफ देखता है। रचना और देवकी जी भी विजय को देख रहे थे। विजय नीलम के पास आकर बोलता है, आपको ये मेंशन चाहिए ना? ठीक है, आज से ये मेंशन आपका हुआ। नीलम का मुंह है खुला का खुला रह जाता है विजय की ये बात सुनकर। तभी देवकी जी विजय से बोलती है, नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये तो ऐसे ही बोल रही थी। आप इसकी बातों को ज़्यादा मायने मत दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। विजय देवकी जी की तरफ देखकर बोलता है, कोई बात नहीं, ये मेरी रचना की भाभी है, पहली बार मेरे घर आई है और मुझसे कुछ मांग रही है, और हमारे खानदान का नियम है कि अगर कोई कुछ मांगे तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते हैं हम। और वैसे भी मैं तो यहाँ रहता हूँ नहीं, ये मेंशन खाली ही रहता है, तो आज से आप लोग रहना यहाँ। नीलम मुस्कुराते हुए पूरे मेंशन पर अपनी नज़र घुमाते हुए बोलती है, क्या सच में ये पूरा मेंशन आज से हमारा हुआ? विजय बोला, हाँ, आज से ये मेंशन आपका हुआ। तभी रचना विजय से बोलती है, विजय, भाभी ऐसे ही बोल रही थी, आप भाभी की बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? विजय प्यार से रचना के गालों को छूते हुए बोलता है, कोई बात नहीं जान, मैं तुम्हारी भाभी को निराश नहीं करना चाहता, वरना सिंह परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी जब लोगों को पता चलेगा कि मेरी पत्नी की भाभी ने मुझसे कुछ मांगा और मैं उन्हें वो दे नहीं पाया। ये मेंशन तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी हम तो कल यहाँ से लंदन जा रहे हैं। देवकी जी ये सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या लंदन? विजय बोला, हाँ,
मेरा पूरा परिवार रचना से मिलना चाहता है, इसीलिए मैं रचना को लेकर लंदन जा रहा हूँ। देवकी जी रचना की तरफ देखती है। उनकी आंखें नम हो गई थी। वो विजय से बोलती है, निशांत ने मुझे समझाया और मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा। भले ही जैसे भी शादी हुई हो, पर रचना अब आपकी पत्नी है। आपसे आज मैं एक विनती करती हूँ, प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना। विजय देवकी जी का हाथ थामकर बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि मेरी जान भी बन गई है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी लाइफ में यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये बात नहीं भी बोलती ना, तब भी मैं इसका पूरा ख्याल रखता। आप बेफिक्र रहिए, रचना मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मेरी वजह से कभी भी रचना की आंखों में आंसू नहीं आएगा। मैं रचना को बहुत सारी खुशी दूंगा जो वो डिजर्व करती है। देवकी जी विजय की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। अब उन्हें तसल्ली हो गई थी कि उनकी बेटी विजय के साथ पूरी जिंदगी खुशी से रहेगी। अब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। वही रचना भी विजय को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। तभी नीलम बोलती है, विजय जी। नीलम की आवाज़ सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। विजय बोला, कहिए। नीलम बोली, मेंशन के साथ मेंशन में काम कर रहे नौकर ये सब भी यहाँ रहेंगे ना, वरना अगर ये सब चले गए तो इस बड़े से मेंशन की सफाई कौन करेगा। विजय उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देखता है और फिर उससे बोलता है, बिल्कुल मेंशन के नौकर यही रहेंगे, ये नौकर कहाँ जाएंगे। नीलम बोली, पर आप लोग तो चले जाएंगे, फिर इन नौकरों को उनकी सैलरी कौन देगा। इतने सारे नौकर हैं यहाँ और मेरे निशांत इतना नहीं कमाते हैं जो इतने सारे नौकरों को सैलरी दे सके। विजय बोला, आपको ये सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नौकरों का उनका पेमेंट हर महीने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आप घर जाइए और अपना सामान पैक कीजिए, कल सुबह आ जाना। नीलम ये सुनकर खुशी से मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। निशांत विजय के सामने अपना हाथ जोड़कर बोलता है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। विजय बोला, कोई बात नहीं, मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा। थोड़ी देर के बाद निशांत और देवकी जी भी वहाँ से चले जाते हैं। रात का समय। निशांत गुस्से में डिनर कर रहा था। वही नीलम के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो सोफे पर बैठकर लिस्ट बना रही थी, क्योंकि वो मेंशन में पार्टी देने के बारे में सोच रही थी, जिसके लिए वो अपने सारे फ्रेंड और रिलेटिव को बुलाने वाली थी। निशांत गुस्से में बोलता है, शर्म नाम की चीज़ नहीं है ना तुम्हारे अंदर। तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है ना कि तुमने आज क्या किया है। नीलम लिस्ट चेक करते हुए बोलती है, शर्म किस बात का। निशांत बोला, तुमने विजय सर से उनका मेंशन मांग लिया और बोलती हो शर्म किस बात का। वो मेरी बहन के पति है, थोड़ा तो शर्म कर लेती। कुछ मांगने से पहले मैंने क्या कोई कमी छोड़ रखी थी जो तुमने विजय सर से उनका मेंशन मांग लिया। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। कहीं तुम्हारे कारण मेरी बहन को कुछ सुनना ना पड़ जाए, इन सब की चिंता नहीं है ना तुम्हें। उल्टा लिस्ट बना रही हो कि पार्टी दोगी। एक बात ध्यान से सुन लो, तुम कल सुबह मेरे साथ चल रही हो और विजय सर से माफ़ी मांगोगी और ये बोलोगी कि तुम्हें मेंशन नहीं चाहिए, समझ आया। नीलम निशांत की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, मैं विजय सर से कोई माफ़ी नहीं मांगूंगी और ना ही मेंशन के बारे में कुछ बोलूँगी। तुमने सुना नहीं कि विजय सर ने क्या कहा। वो लोग लंदन जा रहे हैं और वैसे भी उनके जाने के बाद तो उनका मेंशन खाली ही रहेगा ना। तो एक तरफ से हम तो उनकी मदद ही कर रहे हैं ना, उनके मेंशन की अच्छी तरह से देखभाल करके। और उन्होंने क्या कहा था कि उनके पास बहुत सारे मेंशन है, तो एक मेंशन दान में दे दिया तो उसमें इतना बात बनाने की क्या ज़रूरत है। तुम अगर पूरी ज़िंदगी भी मेहनत करोगे ना, तब भी वैसा मेंशन मेरे लिए नहीं बना पाओगे। और रही बात पार्टी की, तो मैं कल शाम को अपने सारे दोस्तों और अपने ससुराल से सबको बुला रही हूँ। इस बारे में अब मैं कोई बात नहीं करना चाहती।
मुझे नींद आ रही है, फिर मुझे सुबह उठकर पैकिंग भी करनी है। गुड नाइट। इतना बोलकर वो इतराते हुए वहाँ से चली जाती है। निशांत देवकी जी की तरफ देखता है। देवकी जी उसे समझाते हुए बोलती है, बेटा तू तो नीलम का स्वभाव को अच्छी तरह से जानता है ना। जो चीज़ उसे एक बार पसंद आ जाती है फिर वो पूरी जान लगा देती है उस चीज़ को हासिल करने में। रहने दे, अब ज़्यादा नाराज मत हो। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि तेरी बहन रचना को बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है जो उसे पूरी जिंदगी खुश रखेगा। निशांत भी देवकी जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, आपने सही कहा माँ। रचना विजय सर के साथ पूरी जिंदगी खुशी से रहेगी। अब मेरी भी टेंशन दूर हो चुकी है रचना की शादी को लेकर। वही दूसरी तरफ विजय और रचना डिनर करने के बाद कमरे में जाते हैं। रचना अलमारी से कपड़े निकालकर क्लोजेट रूम में कपड़े चेंज करने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती है और विजय की तरफ देखती है। विजय सोफे पर बैठा हुआ था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसने अपना शर्ट खोलकर साइड में सोफे पर रखा हुआ था। उसका सिक्स पैक एब्स देखकर तो रचना फिर से खो सी गई थी। वो बिना पलके झपकाए उसके परफेक्ट बॉडी को ही देख रही थी। तभी विजय लैपटॉप में काम करते हुए बोलता है, ऐसे मत देखो मुझे, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। रचना उसके अचानक बोलने से चौंक जाती है और जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेती है। उसे बहुत हैरानी होती है क्योंकि विजय तो लैपटॉप में काम कर रहा था। फिर उसे कैसे पता चला कि रचना उसे देख रही है। विजय अपना लैपटॉप बंद करके रचना की तरफ देखता है और उसके करीब आकर उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, अब मैं तुम्हारे करीब खड़ा हूँ। अब मुझे अच्छे से तुम देख सकती हो। ऐसे चोरी छुपे क्यों देख रही थी? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तो तुम्हारी सांसों की आहट तक सुन सकता हूँ, फिर तुम्हारी नज़रों को अपने ऊपर महसूस कैसे नहीं कर पाता? रचना विजय की ये बात सुनकर शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है। विजय फिर उसको अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर लेटा देता है। रचना उसे ही देख रही थी। विजय फिर उसके ऊपर आकर उसके होठों के करीब अपने होठ लाने लगता है। रचना ये देखकर उसके होठों पर अपने हाथ रखकर बोलती है, विजय जी आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने आपसे 1 साल का समय मांगा था। विजय उसकी ये बात सुनकर उसका हाथ अपने होठों से हटाकर बोलता है, तुम्हारा वो 1 साल मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। देखो अब मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। रचना इससे पहले कुछ बोलती तब तक विजय उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। रचना अपनी आंखें बंद कर लेती है। विजय उसे डीप किस कर रहा था। थोड़ी देर में रचना की सांसें फूलने लगती है, पर विजय अभी भी उसे किस कर रहा था। रचना उसे अपने ऊपर से हटा भी नहीं पा रही थी क्योंकि विजय का वजन ज़्यादा था। रचना फिर उसके होठों पर अपने दांतों से बाइट कर देती है, जिस कारण विजय किस करते हुए रुक जाता है और उसे देखकर हंसते हुए बोलता है, मेरी जंगली बिल्ली आई लव यू। तुम्हारा ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। इतना बोलकर वो रचना के गले में किस करने लगता है। रचना भी उसके बालों और पीठ पर अपने हाथ घुमाने लगती है। विजय फिर कमरे की सारी लाइट ऑफ कर देता है। थोड़ी देर के बाद रचना और विजय एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो मुझे कहानी लाइक करने के साथ प्रोत्साहन करें।